Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम BSc सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अल्ट्रा वायलेट या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया है। आज उसी सीरीज़ में हम सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये दो प्रकार की होती है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रकार होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और इन रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से वाइब्रेशन और रोटेशन अर्थात कंपन व घूर्णन होते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में किया जाता है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग तो अनसेचुरेशन कैलकुलेट करने में करते हैं, उसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताती है कि दिए हुए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। तो देखो आईआर स्पेक्ट्रम का रीजन या क्षेत्र क्या होगा, तो 0.8 से 2.5 फिर 15 और 200 माइक्रोमीटर म्यू है। 0.8 से 200 माइक्रोमीटर के बीच की जो रेंज होगी वो क्या कहलाती है, आईआर। और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 0.8 से 2.5 नियर आईआर, 2.5 से 15 मेन आईआर और 15 से 200 ये होगी फार आईआर। यदि इसी को वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो देखो वेव नंबर में क्या हो जाएगा, ये 12,500, 4,667 और 50, ये आगे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसको वेव नंबर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेव नंबर के रूप में यदि होगा मेन आईआर रीजन तो वो होगा 667 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की रेंज। देखो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। तो जो वेव नंबर है उसको लैम्डा से कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻³ नैनोमीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यू बार बराबर होगा 10⁻⁴ अपॉन लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू नीचे रख देंगे, जिससे क्या कैलकुलेट हो जाता है, वेव नंबर कैलकुलेट हो जाता है। तो आईआर क्षेत्र में विकिरणों का तरंग दैर्ध्य हाई होने के कारण माइक्रोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के स्थान पर वेव नंबर का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो एरिया होगा वो मेन आईआर होता है और इसी का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन में किया जाता है। तो आईआर सोर्स के लिए हम कम आवृत्ति के ग्लोबर क्या होता है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड की एक रोड होती है जिसे बोलते हैं ग्लोबर, व उच्च आवृत्ति के लिए नैनसर्ट फिलामेंट, और ये होता है जर्कोनियम और सीरियम के ऑक्साइड का बना होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्लोबर तो क्या होता है सिलिकॉन कार्बाइड या SiC की रोड होती है और नैनसर्ट फिलामेंट जर्कोनियम और सीरियम के ऑक्साइड होते हैं, जिसका उपयोग हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर सोर्स के रूप में किया जाता है। अब देखें आईआर का प्रिंसिपल क्या होगा। तो आईआर विकिरणों के अवशोषण से अणु में निम्न कंपन स्तर से उच्च कंपन स्तर में एक्साइटेशन हो जाता है कि जो वाइब्रेशन लेवल है उसमें जैसे ही आईआर का एब्जॉर्प्शन होगा तो लोअर से कहाँ चले जाएंगे, वो हायर में उनका एक्साइटेशन हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो भी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होते हैं उसमें रोटेशन लेवल भी पाए जाते हैं। तो वाइब्रेशन के साथ साथ क्या होंगे, इसमें रोटेशन भी साथ में ही होते हैं। अतः आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशन रोटेशन या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।
IR रीजन में अणु में उपस्थित सभी बॉन्ड एब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाते हैं, केवल वे ही बॉन्ड अवशोषण दर्शाते हैं जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है। मतलब जो भी बॉन्ड हो उन सब में IR का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। किसके लिए कंडीशन क्या है कि उनके डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन होना चाहिए, वही IR एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे अणु जिनके डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है वो तो क्या कहलाएंगे, IR एक्टिव, अर्थात वो IR स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। और इसके अपोजिट ऐसे अणु जिनमें डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है वो IR अक्रिय कहलाते हैं, अर्थात IR स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। तो IR के लिए कंडीशन क्या होगी कि उनमें डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CO, NH, OH, देखो इन सब में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, IR एक्टिव कहलाते हैं, अर्थात ये IR स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। देखो जब सेम एटम हो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये IR इनएक्टिव कहलाते हैं और ये IR स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते। इस प्रकार जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिमेट्रिक या असममित होने के कारण उनके डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है, और इसीलिए IR स्पेक्ट्रम से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है या क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। अणुओं में कई प्रकार के बंध होते हैं और बंध में कई प्रकार के क्या होंगे, वाइब्रेशन। अतः कंपाउंड का जो IR स्पेक्ट्रम है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या जटिल होता है, क्योंकि बंध बहुत सारे होंगे तो अलग अलग बंध अलग अलग एब्जॉर्प्शन या अवशोषण दर्शाते हैं, तो इस कारण इसका IR स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रूप से आता है। IR स्पेक्ट्रम, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है। IR स्पेक्ट्रम दो प्रतिबिंब रूप जिनको एनाइसोमर्स कहते हैं के अलावा किन्हीं भी दो यौगिकों का समान नहीं होता, अर्थात IR स्पेक्ट्रम हमेशा सबका क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे आगे भी आएगा, हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट रीजन, जैसे किन्हीं भी दो मेंस के या ह्यूमंस के, अर्थात दो ह्यूमंस के जो फिंगरप्रिंट है वो सेम नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से IR में भी किन्हीं भी दो कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रम समान नहीं होते हैं। अतः ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की अज्ञात से तुलना करके IR स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं, अर्थात इसके द्वारा दो यौगिकों की पहचान कर ली जाती है। यदि IR स्पेक्ट्रम दो कंपाउंड दे दिए, दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड एक ही को दो अलग अलग जगह रखा है, या दोनों क्या है, एनाइसोमर हो सकते हैं, और यदि अलग अलग आता है तो वो कंपाउंड अलग अलग है। तो यौगिकों में अलग अलग बंध पाए जाते हैं और उन बंधों में क्या होते हैं, वाइब्रेशन। तो अब नेक्स्ट है इसकी थ्योरी के बाद में मोलिकुलर वाइब्रेशंस या आणविक कंपन, कि दिए हुए यौगिक में कंपन किस तरह से होंगे। तो IR विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का मान बहुत अधिक परंतु ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। अतः कम ऊर्जा के विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होते, केवल क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। IR में तो क्या हो जाता है, UV में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जबकि IR में वाइब्रेशन होते हैं। तो इस प्रकार IR विकिरणों के एब्जॉर्प्शन से कंपन ऊर्जा में परिवर्तन निम्न पर निर्भर करते हैं। किस किस पर निर्भर करेंगे, अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान पर, जो परमाणु उपस्थित है उनका मास क्या है उन पर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर अर्थात बंधों की सामर्थ्य पर, थर्ड अणु में परमाणुओं की व्यवस्था पर कि अणु में परमाणुओं का अरेंजमेंट क्या है, इनके ऊपर कंपन ऊर्जा में परिवर्तन निर्भर करते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु, जो अणु के अंदर परमाणु होते हैं वो कभी भी दृढ़ या रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अतः इसमें विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, जिसके कारण अणु में क्या क्या होंगे, या तो बॉन्ड लेंथ में चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, या किस में परिवर्तन हो जाएंगे, बंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो किस किस में, या तो बॉन्ड लेंथ में या बॉन्ड एंगल में। बंध में के बीच में क्या शब्द और आ जाएगा, बॉन्ड एंगल या बंध
कोण में परिवर्तन होते हैं। दोनों में से किसी में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न सामर्थ्य की स्प्रिंग से भिन्न भिन्न प्रकार की गेंद जुड़ी हुई हैं। इस तरह की एक कल्पना क्या कर लेते हैं हम कि बॉन्ड अलग अलग स्ट्रेंथ की स्प्रिंग है, उनसे अलग अलग प्रकार की बॉल जुड़ी हुई है, जिसके आधार पर हम वाइब्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन स्प्रिंग्स तो किसको दर्शाएंगी? बॉन्ड को, और गेंद एटम को या परमाणुओं को दर्शाते हैं। और जब अणु पर IR रेडिएशन डालते हैं तो अवशोषण से अणु में वाइब्रेशन और रोटेशन में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक मान लीजिए स्प्रिंग है और स्प्रिंग से क्या जुड़े हुए हैं? अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? तो देखो, आणविक कंपन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। आणविक कंपन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 2 प्रकार के हो जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? फर्स्ट है तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरे कौन से होंगे? बेंडिंग वाइब्रेशन। तो हम पहले कौन से देख रहे हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो इन कंपनों में बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई घटती और बढ़ती है, परंतु बॉन्ड एंगल का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। उनको तो क्या नाम देंगे? स्ट्रेचिंग। और इससे नेक्स्ट में आएगा वो होते हैं बेंडिंग, जिसमें केवल किस में चेंज हो? बॉन्ड एंगल में चेंज होता है और बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। उन वाइब्रेशंस को नाम देते हैं बेंडिंग। तो यहाँ देख रहे हैं हम स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो देखो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी कि जब अणु में जुड़े दोनों परमाणुओं का मोशन एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों बंध दूरियां एक साथ या तो घटती हैं या बढ़ती हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं। जैसे देखो, हमने एक CH2 का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ बीच में तो हो गया C और 2 क्या जुड़े हुए हैं? H। तो या तो दोनों की बॉन्ड लेंथ बढ़े, देखो ये एरो दर्शा रहा है, इसका मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, बाहर की तरफ जा रही है, या दोनों की बॉन्ड लेंथ अंदर की तरफ जाए अर्थात घट रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अर्थात या तो बॉन्ड लेंथ बढ़े या बॉन्ड लेंथ घटे, दोनों चाहे कितने ही बॉन्ड हो उन सब में सेम चेंजेज हो। यदि सबकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बढ़ेगी, या घट रही है, उनको हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कि जब अणु में दोनों परमाणुओं में से एक की गति तो सेंटर मेटल एटम की ओर हो और दूसरी उससे दूर हो, अर्थात एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो क्या हो? बढ़े और दूसरे की घटे। तो इस प्रकार दोनों में अलग अलग चेंज हो रहे हैं, एक की बढ़ती है और दूसरे की घटती है। तो उस वाइब्रेशन को क्या नाम देंगे हम? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और देखो, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया? वही CH2 का एग्जाम्पल, ये बढ़ रही है एक H की तो दूसरी की घटती है, या ये हो सकता है इसकी घटती है तो इसकी बढ़ती है, अर्थात 2 में एक की घटती है और एक की बढ़ती है। तो वो क्या हो गया? एसिमेट्रिक कंडीशन है, तो उनको हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का एक टाइप है स्ट्रेचिंग, और दूसरा होता है बेंडिंग, जिसके अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका PDF भी आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ है, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।